हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं मेका सक्सेना, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, यानी कि हमारी नई यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका जो नेम है वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ओके, यानी कि द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। ओके, तो आज हमारी नई यूनिट स्टार्ट है एंड जो हमारी लास्ट यूनिट थी ऑप्टिक्स, जिसके दो पार्ट्स थे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। एंड हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट जो है इतना टाइम्स नहीं लेंगी, एंड जो हमारी पहली वाली यूनिट्स थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो कोशिश करेंगे कि इस यूनिट्स को हम जल्दी जल्दी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दें। ओके, तो देखते हैं हम अपने इसका जो टॉपिक्स है उसकी तरफ। ओके, तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, यानी कि द्रव्य आप जानते हैं, जैसे कि द्रव्य यानी कि कोई फ्लूइड, लिक्विड। ओके, एंड रेडिएशन आप जानते हैं कि कोई भी विकिरण। ठीक है, विकिरण की द्वैत प्रकृति। इसमें क्या है कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की जो यूनिट्स हैं, इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंट्स कुछ किए गए थे, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड थ्योरी है एंड एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो इन एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इन ड्यूल नेचर किसकी बात की गई है, यानी कि लाइट का ड्यूल नेचर। लाइट के ड्यूल नेचर के बारे में बताया गया है कि जो लाइट है उसमें क्या होता है कि ड्यूल नेचर की प्रकृति होती है। ठीक है, कि जो इसका नेचर है वो कैसा होता है, ड्यूल होता है, यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति होती है। किसकी, लाइट की। कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स में भी होती है, एंड एक इसका जो नेचर होता है वो होता है पार्टिकल्स, एंड सेकंड है इसका वेव नेचर। ओके, ये किसने कहा था, ये कहा था डी ब्रॉगली ने बताया था कि पहले बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए, प्लांक का एक्सपेरिमेंट हुआ एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम मेनली अभी आपको ड्यूल नेचर के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हम आपको अभी आगे समझाएंगे। तो जो डी ब्रॉगली थे, लास्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1901 में, जिसमें इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स एंड वेव्स, दो इसके नेचर होते हैं। कि जो लाइट है वो किस तरीके से मूव करती है, एक तो वेव फॉर्म में मूव करती है, इसके अंदर जो नेचर होता है, ठीक है, वो एक वेव का होता है, एंड जो इसमें सेकंड होता है वो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स होते हैं। कि जो लाइट्स है उसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है वेव और दूसरा होता है पार्टिकल। ओके, तो ये तो था कि लाइट की ड्यूल नेचर ऑफ फॉर्म जो है वो किस तरीके से है। ड्यूल नेचर ऑफ फॉर्म यही है कि जो लाइट है वो एक वेव्स की भी तरह वर्क करती है एंड पार्टिकल्स की तरह भी वर्क करती है। इसका जो नेचर है एज अ फॉर्म वेव, एज अ फॉर्म वेव्स एंड पार्टिकल। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। कि जो लाइट्स हैं वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है। ठीक है, तो जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि जो कोई भी नाभिक होता है, नाभिक के कक्षा के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपने इस तरीके से ये कक्षाएं पढ़ी होंगी कि जो कक्षाएं हैं उनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ नाभिक के चक्कर लगाते हैं। किसके, कौन सी कक्षा में, सबसे बाहरी वाली कक्षा में। तो जो सबसे बाहरी वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ही कमज़ोर, यानी कि वीक बॉन्ड्स से। ठीक है, वीक बॉन्ड्स इसमें होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली इमिट हो जाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये नहीं बंधे हुए होते हैं, ये वीक बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो नाभिक के चारों ओर बाहर वाली कक्षा में जो चक्कर लगा रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बहुत ही वीक बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, जिससे कि क्या होता है वो ईजिली इमिट हो जाते हैं। ठीक है, ईजिली इमिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि हम देख लेते हैं कि कोई हमारा क्या हो गया, एक मेटल है। ठीक है, तो इस मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट कराने हैं, तो वो किस तरीके से इमिट होते हैं।
इस मेटल्स में, ये जो हमारा पूरा समझाने का तरीका ये था कि जो अगर हम सपोज करते हैं कोई मेटल, और मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट कराने हैं, मेटल से जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा तो वो किस तरीके से होगा कि जो मेटल्स होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही वीक बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो ईजिली क्या इमिट हो जाते हैं। ठीक है, ईजिली कब इमिट हो जाते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी जो ईजिली इमिट हो जाएं, वो हमारे कहलाते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि किसी भी मेटल्स के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं, इमिट हो जाते हैं। जो रूम टेम्परेचर पर इमिट हो जाएं, जो रूम टेम्परेचर पर भी इमिट हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे जो इमिट हो सकें उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जो हमारी मेटल्स होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो मूव करने के लिए इसमें ये अपने आप मूव नहीं करते हैं, इन्हें मूव कराने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो हम एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पर यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इमिट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ की जाएगी, जो भी हम यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्यफलन, यानी कि वर्क फंक्शन। उसको बोला जाता है कार्यफलन, यानी कि वर्क फंक्शन। ठीक है, तो जो वर्क फंक्शन होता है यहाँ लिख देते हैं हम। वर्क फंक्शन जो होता है इसे डिनोट किया जाता है फाई से, या फिर तो हम इसे डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन ये होता है कि जो हमारी कोई भी मेटल होती है या हमारी कोई भी जो धातु हुई उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट कराने के लिए जो हम उसमें बाह्य एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट कराने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो वो हमारी एनर्जी क्या कहलाती है, उस मेटल का कार्यफलन, यानी कि उसका वर्क फंक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से इमिट होते हैं, उन्हें इमिट कराने के लिए हमने आपको बताया कि जो मेटल होता है, मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एक्सटर्नल एनर्जी हम किसी एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए ही इसमें लाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा मेटल है, मेटल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मूव कराने के लिए जो हमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस एक्सटर्नल एनर्जी को या उस बाह्य ऊर्जा को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन, यानी कि कार्यफलन। ठीक है, तो इस कार्यफलन को हम डिनोट किससे करते हैं, फाई से, या फिर तो हम इसको कैपिटल के डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाता है। ओके, तो ये तो था हमारा कि इमिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरीके से इमिट्स करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इमिट कराने के टाइप्स भी हैं। ठीक है, तो इनको टाइप्स को हम देख लेते हैं कि जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, कि किस किस तरीके से हम मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा सकते हैं। ओके, ये हमारी यूनिट्स का सबसे पहले का बेस है जो हम आपको समझा रहे हैं कि इस यूनिट्स को स्टार्ट करने से पहले आपको इसको बेस समझ में आना चाहिए, तभी आप इसको आगे के जो इसके एक्सपेरिमेंट हैं आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाइप्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे नंबर 1 जो हमारा टाइप्स है वो है हमारा थर्मायोनिक। ठीक है, थर्मायोनिक यानी कि तापिक ऊर्जा। जब हम क्या करते हैं किसी भी मेटल में, ठीक है, जब किसी भी मेटल में, ये हमारा कोई मेटल हो गया है, इससे इलेक्ट्रॉन्स कराने के लिए, इससे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन्स हमारे इमिट कब होंगे, जब हम इसमें क्या करेंगे, किसी बाह्य सोर्स, यानी कि जब हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे।
जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कोई भी धातु होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, एज इट इज़ वो वैसी ही रहेगी, मेटल हमारी जैसी है। अगर उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, क्योंकि मेटल्स के अंदर हमने अभी आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर मूव कराना है तो हमें क्या, एक बाह्य सोर्स की या बाह्य एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो हमारी एक्सटर्नल एनर्जी है, यानी कि जो हमारी बाह्य ऊर्जा है, वो हमारी थर्मायोनिक एनर्जी है, यानी कि उसे हम गर्म करके, जब हम किसी मेटल को गर्म करके, एक इसका टाइप हो गया कि हम उसको गर्म करके हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हैं। ओके, यानी कि जैसे हमारी कोई मेटल है, अगर हम उस मेटल को गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी एक धातु है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करने लगेंगे, मूव्स करने लगेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं, जब वो इस तरीके से मूव करने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, धातु की सतह को छोड़ने लगते हैं। जब ये धातु की सतह को छोड़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी में चेंज हो रहे हैं, यानी कि ये धातु की सतह को छोड़ते हैं। जब इस सतह को इस तरीके से ये छोड़ा जाता है, यही होता है हमारा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिलहाल अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इसका फर्स्ट टाइप है वो हो गया हमारा थर्मायोनिक, यानी कि इसका जो फर्स्ट मेथड है वो है गर्म कर हम इसको हीट प्रोवाइड कर भी हम इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा सकते हैं किसी भी मेटल से। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है हमारा इसका फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या होता है कि हम जो मेटल होता है उसको हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी की वोल्टेज लाइन से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी की हम उसमें जब करंट प्रोवाइड करते हैं या उसको हम जब वोल्टेज से जोड़ देते हैं, तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं। जैसे कि हम आपको बाय फिगर समझाते हैं कि हमारी कोई ये मेटल है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम इस मेटल को क्या करते हैं, एक वोल्टेज से जब हम जोड़ देते हैं, किससे, हाई वोल्टेज से जोड़ेंगे हम इसको। हाई वोल्टेज से जब हम इसको जोड़ देते हैं या फिर जब हम इसमें हाई वोल्टेज की लाइन इसमें कनेक्ट कर देंगे, तब क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से मूव होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके सतह को छोड़ने लगेंगे। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सतह को छोड़कर मूव करने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप की। जो हमारा सेकंड टाइप है, फर्स्ट तो था कि हम उसको गर्म कर भी हम किसी मेटल को जब गर्म करेंगे, यानी कि सपोज ये हमारा मेटल है, जब हम इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, इसके अंदर क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव हो एंड किसी एक्सटर्नल सोर्स में ये एक्सटर्नल में कन्वर्ट हो। ठीक है, यानी कि कोई और एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो हमें उसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मेटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या करते हैं, फर्स्टली उसको हीट करते हैं। ठीक है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट होने लगेगा उनमें। ठीक है, जब वो मोमेंट्स होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मोमेंट्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, जब इसमें हाई एनर्जी जब होगी तो वो इस तरीके से इसमें से बाहर निकलने लगेंगे। ओके, एंड जो हमारा सेकंड चीज़ है, जो हमारा सेकंड टाइप्स है वो ये है कि हम इसको कनेक्ट कर दें, किससे, हाई वोल्टेज वाली लाइन से। जब हम इसको हाई वोल्टेज वाली लाइन से कनेक्ट कर देंगे, तब क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होने लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। ठीक है, इमिशन का मतलब हुआ हमारा उत्सर्जन, कि हम एक इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से हम उसको उत्सर्जित कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो हमारा थर्ड है वो है फोटो इलेक्ट्रिक, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बाय आइंस्टीन ने इसको किस तरीके से अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी हम आपको इसका बेस क्लियर कर रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पस। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है कि हम किसी लाइट को इसमें डालते हैं। जैसे कि हमारा कोई मेटल हुआ, ये हमारा मेटल है, दिख रहा होगा आप लोगों को या बहुत नीचे हो रहा है, साइड में बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई मेटल है, इसमें क्या हुआ कि जब हम किसी लाइट को डालते हैं, ये हमारी क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट है। एक ये हाई फ्रिक्वेंसी लाइट हो गई, यानी कि हमारी कोई रेज हो गई, जैसे कि हमारी गामा रेज हो गई, या जो हाई फ्रिक्वेंसी रेज होती हैं हमारी, ठीक है, उनको हमने क्या इस पर डाला है। ये हाई फ्रिक्वेंसी की हमारी लाइट हो गई। जब किसी मेटल पर पड़ती है, तब इसमें क्या होता है कि जब यहाँ मेटल में पड़ी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके,
वो क्या करते हैं, एनर्जी को गेन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन कर लेगा तब उसके अंदर हाई एनर्जी आ जाएगी और ये क्या करेगा, इस सतह को छोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब ये सतह को कोशिश करेगा तो ये क्या करता है, इस तरीके से ये सतह को छोड़कर ये बाहर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा थर्ड पॉइंट्स हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या है कि हम जब किसी हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट कुछ किसी मेटल पर डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिट होते हैं, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं एंड सतह से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको 3 टाइप्स पढ़ाए इमिशन की, कि टाइप्स ऑफ इमिशन। इमिशन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धातु की सतह को जब छोड़ते हैं तो इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं इमिशन। एंड टाइप्स ऑफ इमिशन, हमारे 3 टाइप्स के इमिशन है। फर्स्ट जो हुआ हमारा वो हुआ थर्मायोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन, एंड नेक्स्ट हुआ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके, तो हमने आपको बताया है कि जो थर्मायोनिक इमिशन में क्या होता है कि जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तब हम इलेक्ट्रॉन मूव करा सकते हैं उसमें से। एंड सेकंड है हमारा फील्ड इमिशन, यानी कि इसको हाई फ्रिक्वेंसी की वोल्टेज से कनेक्ट करके तब हम उसको फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी गेन कर लेंगे और मूव हो जाएंगे। ओके, एंड जो हमारा थर्ड है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है कि जब हम ये किसी हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को या फिर तो हमारी कोई हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स हो गई उनको जब हम डालते हैं किसी मेटल पर तो जो मेटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं और सतह को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इमिशन के बारे में। एंड अब हम इसमें पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके, तो आइए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर जो थ्योरी दी गई थी तो उन थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो थ्योरी है हमारी वो क्या है कि हर्ट्ज, सबसे पहले हर्ट्ज आए। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्ट्ज। ठीक है, तो इन हर्ट्ज ने 1887 में हर्ट्ज आए। हर्ट्ज ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो ये था हमारा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज ने क्या किया कि एक ये प्लेट है इस तरीके से, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, यानी कि एक 2 मेटल की प्लेटें ले ली इन्होंने और उस पर क्या किया कि जो अल्ट्रावायलेट रेज थे यानी कि पराबैंगनी किरणें थी उनको डाला। ठीक है, जब इन्होंने दो प्लेटों पे क्या किया, पराबैंगनी किरणों को जब डाला तब इसमें क्या हुआ कि जो करंट था उसका जो फ्लो था वो बहुत ही ईजिली होने लगा। तो इन्होंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में यह प्रूफ किया कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जब वो किसी प्लेट्स पर यानी कि जब वो किसी मेटल पर या धातु पर डाली जाएंगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव हो जाएंगे एंड जो करंट्स हैं उसका इजीली फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो ये तो था हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। एंड उसके बाद में 1888 में यानी कि 1898 में 88 में 1888 में हॉलवेश आए। हॉलवेश ने क्या किया कि जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, हर्ट्ज ने तो सिर्फ इतना ही बताया था कि जब हम किसी मेटल की प्लेट पर पराबैंगनी रेज को डालेंगे यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को डालेंगे तो जो करंट है वो इजीली मूव होने लगेगी। ठीक है, एंड जो हॉलवेश आए उन्होंने क्या किया कि इसको एक, ये हॉलवेश के एक्सपेरिमेंट का फिगर है। हॉलवेश ने क्या किया, पराबैंगनी किरणें तो डाली लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि जो बैटरी थी जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, उस बैटरी से इन्होंने कनेक्ट कर दिया। जब इस बैटरी और इन्होंने यहाँ पर जो प्लेट ली थी वो इन्होंने जिंक की प्लेटें ली थी। जब इन्होंने जिंक की प्लेटें ली और उस पर पराबैंगनी किरणों को डाला, ठीक है, ये पराबैंगनी किरणों को इस तरीके से इन्होंने जब डाला और जो एक पार्ट था इन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव एक बैटरी से। तो जब इन्होंने पराबैंगनी किरणों को डाला तो इन्होंने क्या देखा कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली मूव हो रहे हैं एंड जो करंट है वो आसानी से इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निगेटिव पॉइंट्स पर जब कनेक्ट हो रहे हैं तब तो इजीली इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा है उसका फ्लो हो रहा है। एंड जब इन्होंने क्या किया कि उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ठीक है, एक बेस बना परिपथ टाइप से बनाया इन्होंने, तो जब उन्होंने नेगेटिव वाले से कनेक्ट किया तब तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो रहे थे यानी कि जो करंट का फ्लो था वो इजीली हो रहा था। एंड जब इन्होंने उसको पॉजिटिव वाले से कनेक्ट किया तब करंट का फ्लो रुकना बंद हो गया, यानी कि जो करंट थी वो फ्लो नहीं हो रही थी। तो इस टाइप का कुछ हुआ, तो जिससे कि उन्होंने समझ में नहीं आया कि जब हम नेगेटिव पे डाल रहे हैं तब तो करंट हो रही है और जब उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं तब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो हॉलवेश कुछ समझ नहीं पाए एंड इस एक्सपेरिमेंट को वो प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद आए जे टॉमसन 1908 में। ठीक है, 1898 में जे टॉमसन आए। इन्होंने बताया, उस एक्सपेरिमेंट को लेकर इन्होंने बताया कि जो करंट था वो क्यों फ्लो हो रहा था एंड
क्यों नहीं फ्लो हो पा रहा था। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो पराबैंगनी किरणें थी, जब किसी मेटल पर डाली जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड सतह छोड़कर ये मूव हो जाते हैं, इसलिए करंट ईजिली फ्लो हो पा रही थी। इन्होंने सिर्फ इतना बताया। अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उसके बाद में 1900 में लेनार्ड आए। तो जो लेनार्ड आए थे, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से देखा एंड इन्होंने अपना एक नया एक्सपेरिमेंट बनाया। इन्होंने जब अपना नया एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें इन्होंने ये बताया, लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया और इन्होंने मेटल लिया। जब इन्होंने मेटल पर अल्ट्रावायलेट रेस को डाला और उसको एक परिपथ से कनेक्ट कर दिया, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव से, तब इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव से मूव नेगेटिव से जो नेगेटिव में मूव हो रहे थे लेकिन पॉजिटिव पे मूव नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यह प्रूफ किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव पे क्यों हो रहे हैं, नेगेटिव पे मतलब कि मूव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, एंड जो पॉजिटिव पे अगर ये मूव नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, हमारा कोई मेटल है, जब हम उसको पॉजिटिव और निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये एक परिपथ कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एक ये कंप्लीट परिपथ बन जाता है, पूरा एक तरीके से सर्किट बन गया ये। ठीक है, तो ये एक तरीके से कंप्लीट परिपथ बन रहा था। इन्होंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम नेगेटिव तरफ से इसको कनेक्ट करते हैं, पराबैंगनी किरणों को डालते हैं, तो जो पॉजिटिव वाली हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इससे क्या होता है कि हम एक तरफ से डाल रहे हैं, एक तरफ से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये एक तरीके से पूरा परिपथ कंप्लीट हो रहा है, तब करंट का फ्लो इजीली हो रहा है। लेकिन जब हम इस तरीके से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और इस तरफ से हम जब पराबैंगनी किरणें डालेंगे तो जो नेगेटिव वाला है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। तो इसलिए क्या था कि जो परिपथ था वो कंप्लीट परिपथ नहीं बन रहा था, यानी कि वो सर्किट में कंप्लीट सर्किट नहीं बन रहा था। तो जब वो नहीं बनेगा तो उसमें करंट का फ्लो भी नहीं हो रहा था। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरीके से बताया कि इसीलिए करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का जो मूव होना, यानी कि जब हम किसी उसे सर्किट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से किसी मेटल से, प्रॉपर मेटल जिंक लिया था इन्होंने, तो इसमें जो मेटल से, किसी भी मेटल से, ये जिंक तो इन्होंने हॉलवेस्ट ने लिया था, लेकिन किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना, ये क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो इसमें करंट का फ्लो होता है, जो इसमें करंट फ्लो होता है उसको बोला जाता है, होने वाले करंट को फ्लो को फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये किसने बताया था, लेनार्ड ने। उसके बाद लेनार्ड्स और मिलिकन्स थे, एक और साइंटिस्ट थे मिलिकन्स, दोनों ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए एंड इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फिर बताया कि जो किस तरीके से इन्होंने पूरा थ्योरी बनाई थी, जो कि थी पूरी वेव थ्योरी। ठीक है, तो जो वेव थ्योरी थी वो वेव थ्योरी भी फेल हो गई थी। उसके बाद प्लैंक का 1901 में प्लैंक ने अपना एक नया एक्सपेरिमेंट दिया। ये थ्योरी फेल इसलिए हो गई थी क्योंकि जो लाइट्स थी वो जो बाद में डी ब्रॉगली आए थे इन्होंने बताया कि जो लाइट्स है वो एक वेव नेचर है। लेनार्ड और मिलिकन्स ने जो पूरी थ्योरी दी थी वो लाइट्स पर दी थी कि जो लाइट्स है वो एक वेव नेचर है, ओनली वेव नेचर। ठीक है, तो उसके बाद में जब डी ब्रॉगली आए थे तो डी ब्रॉगली ने ये बताया था कि जो लाइट्स है वो वेव्स भी है एंड पार्टिकल्स भी है, तो इसलिए ये थ्योरी लेनार्ड्स वाली फेल हो गई थी। 1901 में जो प्लैंक आए थे, प्लैंक ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए एंड प्लैंक ने जो मॉडल दिया था, इनका एक मॉडल भी है जो कि है प्लैंक का कांस्टेंट वाला मॉडल, क्वांटम मॉडल। ठीक है, प्लैंक क्वांटम मॉडल जिसे बोला जाता है, प्लैंक का क्वांटम मॉडल दिया था इन्होंने। उसके बाद में जो 1905 था, 1905 में आइंस्टीन आए। आइंस्टीन ने क्या किया कि जो प्लैंक की क्वांटम मॉडल वाली थ्योरी थी, यानी कि प्लैंक ने बताया था, जो प्लैंक ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को इन्होंने रीड करके उसको बहुत अच्छे से और बताया आइंस्टीन ने कि जो
वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। यानी कि हमारी जो इस तरीके से लाइट है वो बहुत छोटे छोटे कण हैं, उनसे मिलकर बनी हुई है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो कणों के कुछ पैकेट्स बने होते हैं जिसको बोला जाता है फोटॉन्स, है ना। जो कण होते हैं छोटे छोटे कण, उनको बोला जाता है फोटॉन्स। और ये छोटे छोटे जो फोटॉन्स होते हैं मिलकर बहुत सारे पैकेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब उनको बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, तो ये तो था हमारा पूरा। इन्होंने 1905 में आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी, तो उस थ्योरी को अब हम फिलहाल अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था, हमने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिए कि किस तरीके से हर्ट्ज ने, हॉलबैच ने, उसके बाद जैसे थॉमसन आए, फिर लेनार्ड और मिलिकन्स आए, उन्होंने वेव थ्योरी दी, एंड फिर प्लैंक आए, एंड फिर आइंस्टीन की थ्योरी। तो अब हम पढ़ेंगे आइंस्टीन की थ्योरी के बारे में। ओके, तो आइंस्टीन की थ्योरी का कुछ एक्सपेरिमेंट है, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, आइंस्टीन थ्योरी। तो आइंस्टीन थ्योरी को हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये। तो इसमें आइंस्टीन ने प्रूफ किया था 1905 में। आइंस्टीन ने क्या किया था 1905 में, जो प्लैंक का क्वांटम वाला मॉडल था उसी के अकॉर्डिंग या उसी को लेकर इन्होंने प्रूफ अपना एक नया एक्सपेरिमेंट या अपना नया एक मॉडल प्रूफ किया था। ठीक है, तो जो प्लैंक ने दिया था कि प्लैंक ने बताया था कि जो लाइट्स होती है वो छोटे छोटे कण जो होते हैं उन्हें फोटॉन्स बोला जाता है। एंड इन्होंने बोला था, जो आइंस्टीन थे, इन्होंने ये बताया कि जो फोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक बंडल्स के रूप में वर्क करते हैं। ठीक है, और ये जो बंडल्स होते हैं उनको बोला जाता है क्वांटा। ठीक है, यानी कि उसमें जो छोटे छोटे बंडल्स होते हैं जो पैकेट्स के रूप में होते हैं उनको क्वांटा बोला जाता है। तो इन्होंने बताया कि जो किसी मेटल है, मेटल पर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को या हम किसी लाइट को डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इमिट होते हैं। ओके, तो ये जो हमारी पूरी थ्योरी थी वो मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिशन की ही थ्योरी थी। जो डिफरेंट हमारे आए उन्होंने जो अपनी अलग अलग थ्योरियाँ दी, तो जो लास्ट में जो एक आइंस्टीन आए, इनकी थ्योरी का पूरा एक ये इक्वेशन निकल के आया है। ठीक है, तो जो आइंस्टीन थे इन्होंने बताया कि जो मेटल है हमारा, ठीक है, यहाँ आप फिगर में देखिए, ये इनका आइंस्टीन का फिगर है। आइंस्टीन ने बताया कि किस तरीके से जो मेटल है, ये हमारा एक मेटल हमने ले लिया है, एनी मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है। ये मेटल में क्या होता है कि जब जो फोटॉन्स होते हैं, जब किसी फोटॉन्स की जो एचवी एनर्जी होती है उसको हम किसी मेटल पर डालते हैं, तो यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब मेटल पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि इस एनर्जी को इमिट कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और मेटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब ये मेटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि ये यानी कि इसकी जो एनर्जी होती है वो इसकी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा, यानी कि ½ mv² के वो इक्वल होती है। एंड जो इसको यहाँ पर जो इसका वर्क लगा, इसमें जो एनर्जी हमने एक्सटर्नल लगाई है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इसका बाहर निकलने में, यानी कि इसको जो इमिट होने में जो हमारे यहाँ पर वर्क किया गया है बाय एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा, तो वो इसका जो वर्क होता है इसे हम डिनोट करते हैं W से, और जिसे बोला जाता है कार्य फलन, यानी कि फाई। हमने आपको यह भी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, तो वही चीज़ यहाँ आइंस्टीन ने बताई है। ओके, तो ये जो इनके पॉइंट्स हैं, HV हो गया एंड फाई हो गया ½ mv², इसी के इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर हम पूरा इसका एक्सपेरिमेंट प्रूफ करेंगे। तो जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी आपको पता ही होगा कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा ½ mv², यानी कि हम यहाँ पर Ek को लिख रहे हैं ½ mv² के। तो जो हमारा Ek है इक्वल टू का ½ mv², एंड ये हमारी एक इक्वेशन है यहाँ पर HV इक्वल्स टू का फाई प्लस Ek, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा किसकी, जो हमने HV जो लाइट डाली है, यानी कि जो HV फोटॉन्स हैं उसे हमने इलेक्ट्रॉन्स पर डाला है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी HV इक्वल्स टू का फाई प्लस ½ mv²। हमने यहाँ से इसको पुट कर दिया एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, एंड आगे देखते हैं हम इसको कि जब क्या है कि जब हमारी V जो है, यानी कि जो हमारा V है, अगर वो V0 हो जाए और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं एक टाइम पर, तब यहाँ पर जो इसकी एनर्जी होगी, यानी कि जो उससे गतिज ऊर्जा होगी, वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, कब, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो रहे हैं तब। तो इसलिए HV0 इक्वल्स टू का फाई एंड
हाफ एम वी स्क्वायर इक्वस टू का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एच वी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे जो हो जाएगी 5। तो यहाँ से हमें एच वी नॉट की वैल्यू मिल चुकी है जो कि 5 के बराबर होती है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो 5 की वैल्यू आई है इसको उठा के हम इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, यानी कि एच वी इक्वस टू का 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर में हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, किसकी, 5 की। तो 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा यहाँ पे एच वी इक्वस टू का एच वी नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वस टू क्या हो गया, एच वी एंड ये इधर आएगा तो माइनस का एच वी नॉट। ओके, तो हाफ एम वी स्क्वायर हम जानते हैं कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ई के। तो इसलिए हम इस लिख सकते हैं यहाँ पर ई के इक्वस टू का एच वी माइनस वी नॉट, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। एंड हाफ एम वी स्क्वायर से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वस टू का एच जो कि हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है एंड वी माइनस का वी नॉट। ओके, एंड ये हो गई हमारी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से प्रूफ करने के लिए भी आती है एंड इसमें जो आइंस्टीन ने इस तरीके से समझाया है, आइंस्टीन ने बताया था कि जो फोटॉन्स हैं, यानी कि जो फोटॉन्स हैं जब वो किसी मेटल पर गिरता है तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि जो एक एनर्जी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने का कार्य करती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डेली फाई, यानी कि उसका वर्क फंक्शन। ठीक है, एंड जो दूसरी होती है वो क्या होती है कि उसको मेटल को वेग देने का कार्य करती है। एक तो क्या हुआ कि उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो और दूसरी जो होती है उसको वेग देने का कार्य करती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सके। तो जब उसको वेग देने का कार्य करती है तो ये जो सारी प्रोसेस होती है वो इक्वल होती है किसके, हाफ एम वी स्क्वायर के, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो था पूरा आइंस्टीन का मॉडल एंड आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट और इस तरीके से ये इसका प्रूफ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि ये मॉडल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। एंड इसके बाद में आगे हम देखेंगे डी ब्रॉगली के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एंड डेविसन जर्मर का प्रयोग भी था, उसको भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही एंड पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड आपको इन टॉपिक से रिलेटेड या आपको जो हमने लास्ट टॉपिक जितने ही पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।